हेलो एवरीबॉडी, आई होप दैट यू डूइंग इट वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा पार्ट 2 विच इज ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई नो लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया था, बट या वी आर बैक। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अमेजिंग सा चैप्टर। आई होप कि आपको जो पार्ट 1 है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बट आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ अ केक फॉर यू। सो इस पार्ट 2 को भी हम सिमिलरली कुछ उस तरीके से ही पढ़ेंगे कि आपको हर चीज़ याद हो जाए। एंड इवन याद करने में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। विद टाइम आपको क्या हो जाएगा, जब तक आप 12 स्टार्ट करोगे, 12 का पोर्शन स्टार्ट करोगे पढ़ना, तब तक अगर ये आपने बार बार रिवाइज किया ना, आई एम श्योर कि हर चीज़ पूरा हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने पीछे बार जितना भी पार्ट्स पढ़ा था आई होप क्लियर है। वो 10 स्टेप्स था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी ना कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। एंड आई एम श्योर जो मेरा ट्रिक है, ताकि हम जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं जिसको हाईलाइट करवाती हूँ, आई एम श्योर कि आपने वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो जैसे ही हमारे सामने ये शब्द आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, आपके बैक ऑफ द माइंड में किसका मुखड़ा याद आता है आपको? भाई ऑक्सीजन का। कि जहां पे भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा यानी कि समवट वो रिलेटेड है हमारे ऑक्सीजन से। तो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है इसके बारे में। ठीक है, वो बोल रही है, लेट मी टेक अ पेन। ओके, ये बोल रही है कि फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो पाइरुवेट होता है इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशंस आर। तो इस पैराग्राफ को लाइन में पढ़ने, इस लाइन को पढ़ने से हमें दो कंक्लूजन मिलता है। अभी ना ये जब आप पता चलेगा ये दो कंक्लूजन, देन आपको रियलाइज होगा क्यों हमें एनसीईआरटी ये जो लाइन टू लाइन जो रीडिंग वाला लेक्चर्स होता है हमें देखना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा भी ये पढ़ लेगा, राइट। अ नॉर्मल पर्सन कैन ऑल्सो रीड दिस 3 लाइन, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई उससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 कंक्लूजन कि हमारा यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कंक्लूजन नंबर 1 कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एक पर्टिकुलर बॉडी में, वो कहाँ पे होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोला उन्होंने कि जो पाइरुवेट का प्रोसेस होता है, यानी कि जो 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो पाइरुवेट जो साइटोप्लाज्म में बना है, जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्यों ट्रांसफर होता है? ताकि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म हो पाए। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के 3 वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, जो क्रूशियल इवेंट कौन से दो बहुत ही क्रूशियल इवेंट्स है, कौन से 2 इवेंट्स है? नंबर 1, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लीविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अभी देखिए, ये तो फिलहाल आपको लर्न ही करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब नंबर 1 आपके माइंड में क्या आता है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड नंबर 2, एरोबिक रेस्पिरेशन को हम बोल सकते हैं ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन है जहाँ पे जो फूड है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है। और वही अगर मैं एनारोबिक की बात करूं, मैंने आपको बताया था वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंशियल एनारोबिक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी डेरिवेशन बहुत ही कम है लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ होल हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम का रिमूवल क्यों बोल रहा है? जस्ट वेट, फिलहाल के लिए याद करिए, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ना आपको अलग हाइड्रोजन एटम की जगह पे ऑक्सीजन एटम दे देगा। असर्शन रीजन में ऐसे ही होता है ना, वो एक 2 वर्ड को हटा देते हैं और वो आपको -5 लेके चला जाता है। तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पाइरुवेट का, किसके रिमूवल की वजह से? हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से। और क्या एट द एंड प्रोडक्ट बनता है कि अगर मैं एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करी तो मुझे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अ मॉलिक्यूलर ऑफ O2 विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। ये लाइन 85% स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है।
मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि द पासिंग ऑन of the electron removed as a part of hydrogen atom to molecular oxygen with the simultaneous synthesis of ATP. सो एक ऐसा मैकेनिज्म हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जहां से इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इन द सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम क्या होता है, पास ऑन होता है एक स्टेप वाइज प्रोसेस से, और एट देन किसको मिलता है भाई, ऑक्सीजन को मिलता है। और जब ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल जाता है तो वाटर तो बनता ही है, साथ ही साथ उसके साइमल्टेनियस एटीपी का सिंथेसिस होता है जो हमारा अल्टीमेट गोल है। सो हमारे रेस्पिरेशन का अल्टीमेट गोल क्या है भाई, कि हमें एटीपी का सिंथेसिस हो पाए। ठीक है, इतना क्लियर है, दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। नंबर 1 पॉइंट कि एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। व्हाट डज कंप्लीट ऑक्सीडेशन मींस? कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि हमने पूरी यूटिलाइजेशन कर लिया, यानी हमने बोलते ना उसे कि कंप्लीट यूटिलाइज किया, कि जब अगर मैंने 5 रुपीज पे किया तो मैंने पूरा 5 रुपीज वसूल भी कर लिया। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट वही एक्सप्लेन कर रहा है। नंबर 2 पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि हम हाइड्रोजन एटम देते हैं ऑक्सीजन एटम को, और साथ ही साथ एटीपी का भी प्रोडक्शन होते रहता है। कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। तो जो जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है, मेक श्योर आपको वो चीजें याद रहे। What is interesting to note that the first process take place in the matrix of the mitochondria। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, ताकि ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ जो रिमूवल होता है हाइड्रोजन एटम का, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। While the second process is located on the inner membrane of mitochondria। भाई इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, तो जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया का मुखड़ा बनाऊंगी, लेट मी ड्रॉ द मुखड़ा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये अंदर कुछ ऐसे उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा है इनर एंड आउटर लेयर, ये दिख रहा है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो सेकेंड प्रोसेस होता है, तो जो हमारा सेकंड प्रोसेस होता है जिसमें हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं, देन साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, हमारा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, वो कहाँ पे होता है भाई, व्हाइल द सेकंड प्रोसेस इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो आपको ये वाला मेम्ब्रेन दिख रहा है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पायरुवेट जो हमारे ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन होता है मेटाबॉलिज्म से कैटाबॉलिज्म से। कैटाबॉलिज्म इज नथिंग बट टू ब्रेक डाउन समथिंग, एंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बनना। ठीक है, सो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? मैंने कैसे याद किया था, कैटाबॉलिज्म, तो काटने की फीलिंग नहीं आ रही, कैटाबॉलिज्म इज समथिंग लाइक काटना, तो मैंने याद कर लिया था कि कैटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू ब्रेक डाउन। सो ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इन अ साइटोसोल, साइटोसोल इज समथिंग बट साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोसोल आफ्टर इट एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन by the complete set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase. The reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A। ये पैराग्राफ एक मिडलमैन है, एक मिडलमैन रिएक्शन है। सो हमें पता है कि पायरुवेट कब बना था भाई, पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, हमारे ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट था। ठीक है, आफ्टर इट एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स it undergo oxidative decarboxylation। what is oxidative decarboxylation? यानी ऑक्सीडेटिवली हम decarboxylation कर रहे हैं। what does decarboxylation means? यानी कि रिमूवल ऑफ CO2। सो कहीं पे भी अगर CO2 का रिमूवल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं वहां पे क्या हो रहा है, decarboxylation हो रहा है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में क्या बना भाई, पायरुवेट बना। पायरुवेट एंटर किया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जब पायरुवेट एंटर किया तो पायरुवेट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना एक प्रोसेस, एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है,
और ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराता कौन है? एक एंजाइम का नाम है विच इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर यहाँ पे एंजाइम का नाम या आया है तो ऑफकोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कौन करवाता है, विच एंजाइम्स, तो उसे हम बोल सकते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये काम करवाता है। ठीक है, The reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzyme including NAD+ and coenzyme A। क्या बोल रहा है कि ये जो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा एंजाइम है उसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज काम में आती है। कौन सी? एक कोएंजाइम ए एंड एक NAD+, यानी इन तीनों का मिश्रण पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ये रिएक्शन हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप समझे, चलिए वापस से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप के बाद हमें क्या मिलता है? पायरुवेट मिलता है। ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ये पायरुवेट एक रिएक्शन अंडरगो करता है, वो रिएक्शन का नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब बता दिया था, और ऑक्सीडेशन तो आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वही कुछ होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो पायरुवेट जब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो वो एक प्रोसेस को फॉलो अप करता है। उस प्रोसेस को कैटलाइज कौन करता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बेचारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अकेला कोई काम ही नहीं कर सकता, उसे कोई बंदी चाहिए साथ में, तो वो दो लोगों को अपने साथ रखता है। कौन से दो लोग हैं भाई? वो NAD+ एंड कोएंजाइम ए। इन तीनों के मिश्रण के दौरान पायरुविक एसिड जो हमारे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया था वो एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और आपको बाय प्रोडक्ट भी याद रखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही ना भाई, वो बहनों, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। मैंने बताया था NADH इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ATP का ही बहरूपिया इज नथिंग बट NADH। ठीक है, अब ये देखते क्या बोल रहे हैं। अब वापस समझिए रिएक्शन को, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और बढ़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके, लेट मी रब दिस ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि जो पायरुविक एसिड, मैं बार बार मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कहाँ पे कन्वर्ट होता है। एंड ट्रस्ट मी 70% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो ना ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, और इसी की वजह से नीट के क्वेश्चंस भी उनको सिमिलरली नज़रअंदाज करते हैं। तो मेक श्योर मेरे हर वर्ड्स पे आपका फोकस रहे। तो पायरुविक एसिड बेचारा कोएंजाइम ए, NAD+ और ये मैग्नीशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नीशियम भी पूछ सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, थ्योरी में तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया बट रिएक्शन में दिया है। क्वेश्चंस भाई था, मैं बोली अगर 75 क्वेश्चन इसमें 75% क्वेश्चन इसमें से बन रहे ना, तो इसका चांसेस 70% है पूछने का कि मैग्नीशियम के बारे में बताइए कौन सा एलिमेंट यहाँ पे यूज होता है। तो मैग्नीशियम 2+ याद रखना। तो कोएंजाइम ए, NAD+ और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज विद द मैग्नीशियम, इन चारों के मिश्रण के दौरान क्या बनता है? हमारा जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ऑफ कोर्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है तो CO2 बनता है, और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? NADH+H+। So during this process, 2 molecule of NADH, very very important, क्या पता होना चाहिए कि 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो देख रहे हो NCERT बड़ी चालाक है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो थ्योरी में है बट डायग्राम में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डायग्राम में है थ्योरी में नहीं है। लेकिन आप तो स्टूडेंट ठहरे, आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप डायग्राम्स को भी अच्छे तरीके से पढ़े एंड थ्योरी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनता है फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 पायरुविक एसिड। हमें पता था बाय प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड बनता है, मैंने आपको बताया था, तो आपको मॉलिक्यूल्स भी याद रखने हैं। सो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH बनता है। याद रखना, ये पूछेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हाउ मेनी NADH+H+ इज फॉर्म, तो पता होना चाहिए भाई 2 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और ये भी याद होना चाहिए कि 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल बनता है। NCERT बड़ी चालाक है, अभी कंपटीशन बढ़ाने के लिए ना क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, ट्रिकी होंगे।
आपको आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करना है। तो यहाँ पे इसलिए एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई किया है कि 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेगा। लेकिन आपको पता, अगर एनसीईआरटी ने पूछती है कि व्हाट इफ मेरे पास 1 पायरुविक एसिड, तो कितने NADH बनेंगे भाई? एक ही तो बनेगा। तो पता होना चाहिए कि आपका आंसर कैसे देना है। आपको इस और अगले साल की ईयर में ना चालाक बनना है, स्मार्ट बनना है, ना कि बहुत ही हार्ड वर्किंग तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन हाँ चालाक ऑफ द माइंड भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी क्लियर हो पाएगा। ऐसे कुछ हार्ड नहीं है, बट आप प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना पड़ेगा। द एसिटाइल कोएंजाइम A देन एंटर द साइक्लिक पाथवे। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये एक और रिएक्शन को फॉलो करते हैं और वो रिएक्शन साइक्लिक होता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मोर कॉमनली कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। सो ये साइक्लिक पाथवे को ना अलग अलग नाम दिया है भाई, क्या पता साइंटिस्ट को क्यों निकनेम बहुत प्रिय होता है। तो चलिए देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A जो साइक्लिक पाथवे के अंदर एंटर करता है उसको क्या क्या नाम है। उसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं। उसे क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके साइंटिस्ट, ये किसने खोजा था, किसने इसकी प्राप्ति की थी? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम हैंस क्रेब है। उन्होंने पहले बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम में एक साइक्लिक पाथवे को एंटर करता है जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या तो क्रेब साइकिल भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू ऑल रेडी टू एंटर इनटू अ साइक्लिक पाथवे? क्योंकि आपका माइंड भी साइक्लिक होने वाला है अभी, क्योंकि इसमें अगेन जैसे हमने 10 स्टेप्स कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे बहुत ही भयंकर नाम है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, बट या मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत, डोंट वरी। ओके, सो ये चैप्टर भी थोड़ा सा भयंकर है, सो मेक श्योर आप समझे। तो चलिए हम एंटर करते एक नई दुनिया में, एक नए साइंटिफिक नेम में, जिसने आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, बट हाँ हमें हर फ्रस्ट्रेशन को एक अच्छी पॉजिटिविटी की तरह लेना है, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्ट्रॉक दिस। आर यू ऑल रेडी? तो चलिए एंटर करते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, मुझे इसमें बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को बहुत ही हार्ड लग रहा होता है, एंड व्हेन यू मास्टर योर माइंड, जो बाकी लोगों को हार्ड लग रहा है, यू आर मैनेजिंग इट टू स्टडी वेल विद स्माइल, ट्रस्ट में आपने आधी वॉर तो वहां पे जीत ली। ठीक है, तो चलते हैं देखते क्या बोल रहे थे। ट्राइकार्बो TCA, हम बार बार ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नहीं बोलेंगे बिकॉज माय मसल्स आर पेनिंग। तो भाई एनसीईआरटी ने भी थोड़ा ईज के लिए उन्होंने क्या किया है, TCA नाम रखे, हम TCA कहेंगे इसे। तो the TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with the oxaloacetic acid and water to yield a citric acid। यानी कि जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करता है साइक्लिक पाथवे में, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो ये ऑफ कोर्स नाम ही बता रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड एंड वाटर को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम थोड़ा डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, हमने देखा कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ। यहाँ पे मैं क्या बोल रही, कैन यू सी? या सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होता है, उससे हम क्या बनता है? पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैं बार बार बोल रही हूँ, देखिए मेरे को याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर बनता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम A एक साइक्लिक पाथवे को एंटर करता है। कौन सा भाई? साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक पाथवे। ठीक है, साइक्लिक पाथवे को एंटर करता है। उस साइक्लिक पाथवे को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में TCA। अब TCA का फुल फॉर्म आपको तो याद होना चाहिए अगर आप लेक्चर ध्यान से देख रहे हैं तो, इट्स द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये साइकिल को एंटर करता है। तो साइकिल को एंटर करते वक्त सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम, देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन थ्योरी में दिया हुआ है, तब आप तो स्टूडेंट ठहरे, आपको दोनों याद करना पड़ेगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A किसके साथ भाई? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। किसके साथ? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो एसिटाइल यहाँ पे लिख लेंगे, हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो हम क्या करेंगे, अगर एनसीईआरटी ने थोड़ा लोचा किया हुआ है कि डायग्राम में कुछ बताया हुआ है, कुछ थ्योरी में बताया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कंपाइल कर लेंगे ताकि बार बार रिवाइज करने के लिए अच्छा होगा। सो आई एम टेलिंग यू टू राइट इट डाउन, मेरे साथ लिख लीजिए कि एसिटाइल कोएंजाइम A रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और किसका प्रमोशन कर, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, रुको लेट मी सी, ओके मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ओके माय बैड,
ओके, सो यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। इस रिएक्शन के दौरान एक चीज बनती है जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको कार्बन नंबर्स भी याद रखने हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। जब दोनों का मिश्रण होगा 2 + 4 = 6, राइट? तो सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं दी हुई है कि यहाँ पे वाटर का भी निर्माण होता है। सो मेक श्योर जो चीज वहां पे नहीं दी हुई है आप यहाँ पे लिखेंगे, ताकि रिवाइज करने के लिए बड़ा ही आसान होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। सो हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या बना भाई? सिट्रिक एसिड बना। अब देखते हैं भाई हमारी प्रिय एनसीईआरटी नेक्स्ट क्या कह रही है। The reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase। अभी ये तो लिखा नहीं है डायग्राम में, तो आप ऑफ कोर्स जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने थ्योरी में लिखा है हम वहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कौन कैटलाइज कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बनाइए और लिखिए सिट्रेस सिंथेज, ताकि सिट्रिक एसिड बनता है। तो सिट्रेस सिंथेज हेल्प करता है इस प्रोसेस को कि भाई जल्दी जल्दी हो, हमें दूसरा काम भी करना है। एंड मॉलिक्यूल ऑफ CoA इज रिलीज। सो कोएंजाइम ए एक रिलीज होता है। तो क्या यहाँ पे बताया हुआ एनसीईआरटी ने? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड बनता है तो इसके दौरान कोएंजाइम ए का रिलीज होता है। तो मेक श्योर आप यहाँ पे वापस एक बॉक्स बनाएंगे। मुझे बताइए, ये जो अभी डायग्राम आपको भयंकर दिख रहा है ना, अगर आप थ्योरी से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को उठाएंगे ना तो ये जो पूरा डायग्राम है वो और भयंकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सिट्रेस सिंथेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसका रिलीज होता है? कोएंजाइम ए का भी रिलीज होता है। ठीक है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और बच्चे क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, तो डायग्राम देख लेते हैं और एंड टाइम पे सिर्फ डायग्राम को ही देख के जाते हैं। उन्हें लगता है कि थ्योरी और डायग्राम तो सेम ही है। एनसीईआरटी को इसलिए नहीं कहते कि एनसीईआरटी को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि एनसीईआरटी घुमा देता है, उसके जज्बात को समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। सो मेक श्योर आप समझिए अच्छे तरीके से। तो क्या समझो, पहला स्टेप क्लियर हो गई। आई नो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अभी ही सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, सो नंबर 1 स्टेप क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, कि सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनता है। कैसे बनता है कि हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है, कंडेंसेशन होता है उसका किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। इसको भाई पुश कौन करता है? सिट्रेट सिंथेज। मेक श्योर हर चीज याद हो। और रिलीज किसका होता है? कोएंजाइम ए का रिलीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिट्रेज इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट। ये जो सिट्रिक एसिड बनता है, जो सिट्रिक एसिड, वो आइसोमराइजेशन करता है ताकि क्या बन जाए? सिट्रिक एसिड बन जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप बताया है, लेकिन इसके बीच में एक और स्टेप होता है, आइसोमराइजेशन स्टेप। ऑफ कोर्स यहाँ पे थ्योरी में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि सिट्रिक एसिड क्या करता है? आइसोमराइज करता है आइसोसिट्रेट के अंदर। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो आइसोसिट्रेट के अंदर ना 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि आइसोसिट्रेट के अंदर से 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कितने बार? 2 बार CO2 का रिलीज होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। और इसी की वजह से क्या बनता है? एक नया प्रोडक्ट बनता है विच इज नथिंग बट अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। यहाँ पे एक और चीज नहीं बताई हुई, क्या कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है। क्यों? क्योंकि 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। इसी की वजह से सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। क्लियर विद दैट? ठीक है, it is followed by 2 successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketogluteric acid and then succinyl coenzyme। then क्या होता है? alpha ketogluteric acid convert होता है, वापस एक स्टेप यहाँ पे मिस है भाई, succinyl coenzyme A में। in the remaining step of citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid allowing the cycle to continue। यहाँ पे उन्होंने मैलिक एसिड के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम में डायरेक्टली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इन्हें हम साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि बार बार घूमता रहता है, चक्रव्यूह की तरह क्या हो रहा है? ये फॉर्मेशन, रिमूवल, ये सब होते रहता है।
कि सक्सिनल कोएंजाइम में एट द एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है, फिर से सिट्रिक एसिड बनता है, फिर से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। क्लियर है? ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे एक और स्टेप आएगा, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में उन्होंने कुछ भी किया है तो दिख रहा है आपको। एक चीज समझ में आया एनसीईआरटी की पागलपंती, कि यहाँ तक आधे में क्या किया हुआ है कि एक्स्ट्रा चीजें बताया हुआ है कि सब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और स्टेप होगा, उन्होंने गायब कर दिया, यानी कि इस सेक्शन को छोटा कर दिया है। और थ्योरी में दूसरा क्या किया है, सक्सिनिक एसिड से डायरेक्टली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बता दिया है, तो इस पोर्शन में आधी चीज गायब कर दी है। सो ये मेरा ये राइट हैंड होगा, तो राइट हैंड साइड में बहुत सारी चीजें ऐड हुई है थ्योरी के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी चीजें गायब हुई है थ्योरी के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, सबसे बड़ी दुखद बात, आप एक स्टूडेंट हो, राइट, तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने कहाँ से गायब किया है और कहाँ पे एडिशन किया है। तो आपको इस डायग्राम को भूल के एक पेपर लीजिए, ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है विथ जो इसमें दिया हुआ है, राइट, दोनों को एक साथ बना के एक डायग्राम बनाइए और दीवार के सामने चिपका दीजिए मात्र 15 डेज के लिए। एंड यू गोइंग टू सी, आपको लल्लू लगेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि आप वो यूज्ड टू हो जाएगी ये सब वर्ड से, ठीक है। कितना कुछ गायब किया हुआ है, ठीक है, कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कैसे बना उसको गायब किया हुआ है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे बोला कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे तो डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तो सक्सिनिक एसिड बता दिया, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैंने खुद ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थ्योरी से ली है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो एनसीईआरटी में है वही है, जो मैंने थ्योरी में देखा है और जो मैंने डायग्राम में देखा, दोनों ऐड करके एक बड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है। आई एम गोइंग टू अपलोड दैट ऑन टेलीग्राम ग्रुप, नहीं तो मैं यहाँ के कम्युनिटी पे भी डाल दूंगी, ताकि आपको पढ़ने के लिए आपको एक्सेसिबल ज़्यादा आसानी से होगा, ठीक है। इवन इफ यू डोंट हैव योर टेलीग्राम, इट्स एब्सोल्युटली ओके, मैं कम्युनिटी ग्रुप पर डाल दूंगी, ताकि झंझट मारी कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में इस पोर्शन में समझने वाला कुछ नहीं है, आपको सब कुछ रटना पड़ेगा, ठीक है। सो मेक श्योर जो मैं आपको पोस्ट करूंगी आप उसको बार बार पढ़े, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और सामने चिपका देना, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल, ताकि आपका टाइम बचेगा एंड यू कैन फोकस ऑन अदर स्टफ्स एज वेल। क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेते फटाफट, एंड देन आपको जो चार्ट में दूंगी उससे आप पढ़ लेना। क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एंड देन उसका कन्वर्जन होता है सक्सिनिक एसिड के अंदर। सो इस कन्वर्जन के दौरान एक मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी बनता है। वापस जीटीपी क्या है, बहरूपिया है एटीपी का, तो जीटीपी बनता है। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। कैसे होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड के अंदर। तो चलिए अब समझते हैं एक एक कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। आपको पता है ना, एडीपी के अंदर जब फॉस्फेट जुड़ता है तो एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि फॉस्फेट का जुड़ना। तो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, कि भाई फॉस्फेट का ट्रांसफर होना ताकि हमारा एटीपी बन जाए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है भाई, एटीपी बनाना। तो यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि हम किसी हायर एनर्जी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट को लेते हैं या इनडायरेक्टली चुराते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, किसी भी अदर अलग प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं, फॉस्फेट को चुराते हैं ताकि एटीपी का प्रोडक्शन हो पाए। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमें क्या बनता है, जीटीपी बनता है, और इसी ही जीटीपी से हम क्या करते हैं, एटीपी का यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। मेक श्योर कि जब आप ये पढ़ रहे हो ना तो ज्यादा लॉजिक ना लगाए, याद करने वाली चीजें हैं तो याद कीजिए, क्योंकि बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था ना, मुझे भी चाहिए था कि भाई कोई इसका लॉजिक समझा सके। बट इफ यू विल गो इनटू अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ डीप नॉलेज, अ लॉट ऑफ डीप लॉजिक, ट्रस्ट में ये और कंफ्यूजिंग होता जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये इतने स्टेप्स दिख रहे हैं ना, क्योंकि आप लोअर स्टैंडर्ड में हो। इसका हायर वर्जन आप देखोगे ना तो कम से कम 20 से 30 रिएक्शंस होंगे,
मैंने देखा है, जब मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती थी, बहुत ज़्यादा पूछती थी, आई हैव गॉट इट. सो मैं आपको पहले से ही वार्न करके रख रही हूँ, प्लीज़ डोंट गो इन दैट. ज़्यादा केओस क्रिएट होगा, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. फिलहाल के लिए आप समझते जाइए रिएक्शंस को कि हाँ भाई सक्सिनल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आप इसमें जानना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू पीएचडी इन ऑल ऑफ दिस. आपको पीएचडी नहीं करना, आपको नीट क्लियर करना है ताकि आप अपना एमबीबीएस की कोर्स को, डिग्री को कंप्लीट कर सके. तो मेक श्योर डू दैट. समटाइम इंटेलिजेंट वर्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन अ कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी. तो दिखा कि जीटीपी से जीडीपी बन रहा है, यानी कि फॉस्फेट का कहीं ना कहीं लोचा हो रहा है ताकि हम क्या बना सके, एटीपी बना सके. किससे, एडीपी से. Also, there are 3 points in the cycle where NADH is reduced to NADH plus H+. यहाँ पे बोल रहा है कि ये पूरे साइकिल में 3 जगह पे, 3 डिफरेंट प्लेसेस पे हमें क्या बन रहा है, NADH बन रहा है. मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया भाई क्या है, NADH plus H+ क्या है, एक बहरूपिया है एटीपी का. है तो एटीपी ही, लेकिन ऊपर इसके मास्क को हटाना पड़ेगा. वो मास्क को कैसे हटाते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए क्या याद रखना है कि NADH plus H+ क्या है, बहरूपिया है. किसका बहरूपिया है, एटीपी का. इसके ऊपर से मास्क निकालेंगे और एटीपी बन जाएगा, ठीक है. एंड वन पॉइंट वेयर FADH इज रिड्यूस टू FADH2. तो यहाँ पे 3 जगहों पर ये याद रखना है नंबर्स, हाँ, कि एक साइक्लिक एसिड में, क्रेब्स साइकिल में 3 जगह NADH plus H+ बनता है, एक जगह FADH plus H+ बनता है, एक जगह GDP बनता है, GTP बनता है. ये सारी चीजें याद होनी चाहिए भाई, क्वेश्चन इसी से पूछते हैं, ठीक है. सो बार बार क्या याद रखना है, ये सारे रिएक्शंस याद रखने हैं, कितने कार्बन है. डोंट वरी, आई नो याद करने की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा है, बट यार डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हें सारे डिजीज को पता होना चाहिए. तो इतना तो क्या ये लल्लू है आप लोग के लिए. जब एमबीबीएस पढ़ने वाले उसको 5 और 10% भी आपको भी याद नहीं करने की जरूरत नहीं है. समझो आपके पास एक पेशेंट आया, उसको बीमारी है कुछ, अगर आपको याद नहीं हो रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, ट्रस्ट मी. सो मेक श्योर अभी से वो हैबिट डेवलप करिए कि हाँ आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को एक पेशेंट की तरह लीजिए जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेशेंट है, आप उसको समझने की और याद करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. इतना क्लियर है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है भाई हमारा एनसीईआरटी, प्रिय एनसीईआरटी. The continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle require the continuous replacement of the oxaloacetic acid. कि ये पूरी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू होते रहे. इसके लिए क्या चाहिए हमें भाई, ऑक्सैलिक एसिड का प्रोडक्शन रेगुलरली होते रहना चाहिए. उसके लिए क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या है भाई, वो हमारा जो फर्स्ट मेंबर है जो ऑक्सैलोएसिटिक कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है, राइट. In addition, it also require regeneration of NAD plus and FAD+ from NADH and FADH2 respectively. The summary equation for these phases of respiration may be written as follow. कि हमें पता है कि हमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन चाहिए होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बारे में. इसका एक ही है भाई, सक्सिनिक एसिड वापस मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. मैलिक एसिड क्या करता है, कंप्लीटली बनाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ऑफ कोर्स अगर बनाता है तो ऑफ कोर्स हमें एनर्जी का भी प्राप्ति होगी. तो एनर्जी की प्राप्ति भी हमें होती है बाय द हेल्प ऑफ FADH2 एंड NADH plus H+ के थ्रू, ठीक है. अब ये पूरा जितना भी रिएक्शन है, जितना भी साइक्लिक प्रोसीजर हम देखने को मिल रहा है हमने क्या किया, उसको एक रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख दिया ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए. अभी भाई देखिए क्या बोल रहा है कि जो पायरुविक एसिड NAD+, FAD+, H2O, ADP+ समथिंग ATP की प्रोडक्शन के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आता है. और जब मैट्रिक्स से बाहर क्या जाता है, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 NADH, 4 H+, 1 FADH2, 1 ATP. यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि पायरुविक एसिड पहले आता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, देन एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल के अंदर जाता है, देन क्रैब साइकिल के अंदर हमें एनर्जी का निर्माण होता है. तो ये रिएक्शन क्या बता रहा है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ना एक गुफा मान लिया कि पायरुविक एसिड अंदर गया, अंदर जितने भी 1 स्टेप रिएक्शन हो, 2 स्टेप रिएक्शन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा. तो अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है तो एनसीईआरटी ने उसी मेंटालिटी का आंसर भी दिया है. अगर आपकी मेंटालिटी है कि भाई मैंने अंदर ये डाला
तो आप मुझे इतना बताइए कि भाई प्रोडक्ट क्या है। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि अंदर वो वन स्टेप में हो रहा है कि पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है एंड देन क्रेब्स साइकिल के अंदर जा रहा है। इट्स नॉट माय बिजनेस एट ऑल। मुझे तो आप इतना बता दीजिए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो उसके लिए भी एनसीईआरटी ने बताया कि पायरुविक एसिड कुछ बाय प्रोडक्ट के दौरान NAD+, FAD+, कुछ पानी, कुछ ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये सारा तामझाम होता है। एट द एंड क्या बनता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 NADH, 4 H+, 1 FADH2 और 1 ATP। मेरे साथ वापस बोलेंगे क्या बनता है भाइयों? 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 4 NADH प्लस 4 H+, 1 FADH2, 1 ATP। इतना क्लियर है? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते भाई। We have till now seen that glucose has been broken down to release carbon dioxide, 8 molecule of NADH plus H+। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो 4 NADH है बट यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल क्यों कह रहा है? तो भाई 4 तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो NADH बना था वही है ना। आपने यहाँ पे ये पढ़ा था ना, इसमें भी NADH बना था। लेट मी शो, जो साइटोप्लाज्म में बना। तो कुछ बात पीछे चले, इधर ही है। ओके, ऊपर आई थिंक सो। लेट मी शो ऑल ऑफ यू। यहाँ पे भी बहुत सारे NADH बने थे और ग्लाइकोलाइसिस में लेट मी शो यू। ग्लाइकोलाइसिस का NADH दिख रहा है? तो वो 8 मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली जितना भी रिएक्शन हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस, हमारा जो अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ था, या हमारे क्रेब्स साइकिल, इनके अंदर जितने भी NADH है सबको मिला के 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH हमें प्राप्त हुआ था इस पूरे रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 है, synthesize just 2 molecule of ATP in TCA cycle. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. कि आपको अभी तक क्वेश्चन आया होगा कि भाई हमें ATP तो बनाना है, इतना क्यों डिस्कस करना। और दूसरी क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे तो भाई मुझे ऑक्सीजन बोलते कि भाई ऑक्सीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मैंने तो अभी देख लिया कि ऑक्सीडेशन तो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, बट ऑक्सीजन का यूज किधर भी नहीं आया है। नीदर ऑक्सीजन has come into the picture and nor the promised large amount of ATP has yet been synthesized. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ATP जितना हमने हाइप क्रिएट करके रखा था कि भाई हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहिए ताकि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर सके, ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ ही नहीं है। ऑल्सो व्हाट इज द रोल ऑफ NADH plus H plus and FADH2 that is synthesized। भाई हमने देखा कि NADH plus H plus ही बहरूपिया है। व्हाट इज FADH2? ये भी बहरूपिया है, बट मैं बोल सकती हूँ ये कमजोर बहरूपिया है। हार्ड वाला बहरूपिया कौन है? NADH plus H plus। बहरूपिया माने कि मैं बोल सकती हूँ उसको, मैंने कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल दिया। उधर जो मास्क लगा के रखते हैं वो इंटरनली कुछ और होता है लेकिन एक्सटर्नली हमें कुछ और दिखता है। तो ये एक्सटर्नली हमें दिख तो FADH2 रहा है, फाडू मतलब FADH2 हमें दिख तो FADH2 रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है भाई? ATP है ये। ठीक है, let us now understand the role of oxygen in respiration and how ATP is synthesized। कि भैया हमने देखा कि ATP बहुत ही कम मात्रा में बना है अभी तक, तो जितना हमने हाइप क्रिएट किया था उतना तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल। तो हमारा भी नेक्स्ट पोर्शन वही आता है कि आप समझने वाले कि भाई हमने ऑक्सीजन का इतना हाइप क्रिएट किया, वेयर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है। नॉट ओनली दैट, ATP लार्ज अमाउंट में कब बनेगा और कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, सारे क्वेश्चन हम जब भी समझने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये थोड़ा सा भयंकर और है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और है। अगर आप अभी बोल सकते हैं, सीन मैनी स्टूडेंट सेइंग कि आप पहले से ही बोल देते हो थोड़ा सा हार्ड है तो हमें और डर लगता है। भाई और बहनों, थोड़ा सा रियलिटी चेक देना पड़ेगा ना, तभी आप थोड़ा फोकस करेंगे। अगर मैं बोल दूँ नहीं भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तो है, यू विल स्टडी इट्स ईजी, बट मैं पहले से ही बोल दूँ बहुत ईजी है
ट्रस्ट मी आप पॉइंट्स पे फोकस नहीं करेंगे. यू आर गोइंग टू टेक एवरी लाइन ऑफ आंसर कि हाँ भाई इजी तो है, हो जाएगा, इजी तो है, हो जाएगा, बट इट्स इजी इफ यू स्टडी सिंसियरली. देखा जाए तो है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट. ठीक है, तो चलिए हम एंटर करते हैं इनटू अनदर वर्ल्ड ऑफ हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट. ये ना थोड़ा चैप्टर आपको बताओ कैसी है कि एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ हेल. इट्स जस्ट समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हर सेक्शन में आपको इतने अजीब वर्ड्स मिलेंगे और कुछ बहुत अजीब लॉजिक, मतलब आपके ब्रेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा लॉजिक, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत मैनेज करके पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं इनटू द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या तो एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. यानी कि हम फॉस्फोराइलेट तो कर रहे हैं. व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, मैंने अभी जस्ट बताया था. इट्स नथिंग बट द ट्रांसफरिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. अगर मैं आप क्वेश्चन पूछे कि भाई बार बार ये वर्ड, आई नो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हम बोल रहे हैं ट्रांसफरिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ये होता क्या है फॉस्फेट ग्रुप? आपको पता है जब एडीपी के अंदर हम अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ते हैं तो हमें ना ऑटोमेटिकली एटीपी का फॉर्मेशन होता है. यानी कि एडीपी के अंदर सिर्फ मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया तो मुझे एटीपी, मुझे एनर्जी की प्राप्ति हुई. यानी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये फॉस्फेट, राइट. तो फॉस्फोराइलेशन होता है कि फॉस्फेट का लेन देन करना, ताकि हम क्या कर सके, एनर्जी की डेरिवेशन को कर सके. ठीक है, तो हम समझने वाले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. यानी कि आपका जो क्वेश्चन है कि भाई हमने अभी तक इतने सारे रिएक्शंस देख लिए, ग्लाइकोलाइसिस देखा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखा, क्रैब्स साइकिल देखा, लेकिन ऑक्सीजन का यूज अभी तक तो किधर नहीं आया. और नॉट ओनली दैट बट ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी तो भी नहीं बना ना, इतना हाइप क्रिएट करके कुछ फायदा ही नहीं था. वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर मिल जाएगा. और हम क्या पढ़ने वाले इसके साथ साथ कि भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है. ऑक्सीडेशन के हमने बोला सबस्ट्रेट लेवल देखा था कि भाई कोई सबस्ट्रेट है, कोई कंपाउंड है, मैंने उससे क्या किया, फॉस्फेट को ले लिया और मैंने एडीपी को दे दिया ताकि हमें एटीपी बन जाए. दैट इज नथिंग बट योर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि हम ऑक्सीडेशन से कैसे फॉस्फेट लेके एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे. ये सारी चीजें हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले. ठीक है, क्या बोल रहा है. Okay, the following steps in respiratory processes are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. यानी कि इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, NADH plus H plus और FADH2 है. यानी कि जो हम शक्ल है एटीपी का, हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एटीपी को, रियल एटीपी को निकालेंगे और उसको यूज करेंगे. ठीक है, ये कैसे होगा भाई. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electron are passed on to oxygen resulting in the formation of ATP as well as water. ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने आपको बताया था ये बहरूपिया है भाई, ये हम शक्ल है NADH plus H plus का, इसके अंदर से मुझे रियल एटीपी को निकालना है. इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, लेकिन हमने अगर नॉर्मल इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपको इतना तो समझ में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा. और इसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन के दौरान हम क्या करेंगे, NADH plus H plus के अंदर से एटीपी को निकालेंगे और अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे. तो जब इसके हिसाब से अब लेन देन हो रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑक्सीजन को भी दिए जाएंगे. और यहाँ पे काम आता है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन लेन देन के दौरान आता है वो किसको चला जाए, ऑक्सीजन को चला जाए और वाटर का फॉर्मेशन हो. अभी तो आपको बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस लग रहा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और हमारा एटीपी रियल आ गया. बट नहीं भाई, बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अभी पढ़ोगे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आपको समझ में आएगा एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए किसको, ऑक्सीजन को, हमने इतना लंबा प्रोसेस किया. और उसी लंबे प्रोसेस को अभी हम पढ़ने वाले. आपको थोड़ा सा उसका जिस्ट देख रहा है, डरना नहीं. ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और इसका अल्टीमेट गोल क्या है भाई, पानी बनाना.
वाटर का फॉर्मेशन करना, ऑक्सीजन को वाटर देना। सो हमें जो दिखता है, डोंट वरी, जो बोलने में आसान है वो करने में आसान होगा, नॉट लाइक दैट, ठीक है। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच the electron passes from one carrier to another is called as the electron transport chain. Of course भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर को पास ऑन हो रहा है, तो दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आया जो हमने 2 स्टेप्स यहाँ पे पढ़ा था? ओके, लेट मी रिमाइंड यू दिस, ताकि आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि हमने ये 2 स्टेप्स पढ़ा था? ओह, वेयर इट इज, ओके ओके वेट लेट मी, हमने ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट एरोबिक रेस्पिरेशन का पढ़ा था। दिस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने ये बोला था कि द पासिंग ऑन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। हमने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा था। और उसके नीचे वाले पैराग्राफ में हमने ये भी पढ़ा था कि ये सेकंड पॉइंट कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसी सेकंड प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप कैसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिमूव होता है हमने डिटेल में पढ़ लिया, अभी हम सेकंड स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते कैसे होता है भाई। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। शुड आई मेक इट अगेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में वापस बनाऊं, ठीक है। सब जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को वापस फॉर्म करेंगे तो समथिंग लाइक दिस, ओके, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट ठीक है, समझने के लिए उतना काफी है। तो यहाँ पे दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको हम जूम करके अभी पढ़ने वाले हैं। सो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको जूम कर दिया है हमने और इसे जूम पोर्शन को हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपको ये पढ़ने वक्त, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने वक्त सारे रिलेटिव्स की याद आने वाली है, दादी, चाची, मामी, सभी की याद आ जाएगी। तो डोंट वरी, हम साथ में मिलकर याद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा एनसीईआरटी हमें कौन सा नया धक्का देने वाला है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, कहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहां पे बनता है भाई? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। So produce in the mitochondrial matrix during citric acids cycle are oxidized by NADH plus dehydrogenase complex, NADH dehydrogenase complex and electron are then transferred to ubiquinone. Okay, so guys, मुझे पता है जब आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे आपको ये चाइनीज लैंग्वेज समझेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। So first of all हम क्या करेंगे, डायग्राम को समझेंगे, ओके। So डायग्राम को पहले समझने के बाद जब हम थ्योरी को पढ़ेंगे हमें वो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अगर हमने पहले थ्योरी कर लिया, एवरीथिंग इज गोना बी चाइनीज लैंग्वेज फॉर यू, ठीक है। ओके, सो लेट मी चेंज दिस एनसीईआरटी, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इट्स अ ओल्डर वर्जन। सो लेट मी डाउनलोड एंड लेट मी ब्रिंग इट टू योर न्यू वर्जन, क्योंकि उसमें समझना और भी आसान है, बिकॉज दिस डायग्राम इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स और आपको समझने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ओके। ओके, सो वी आर बैक विद दिस न्यू डायग्राम। तो आई होप कि ये डायग्राम समझने के लिए बहुत ही आसान होगा, तो ठीक है। सो लेट अस कम टू दिस डायग्राम एंड देन हम थ्योरी पे जंप करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर हमने डायग्राम अच्छे से क्लियर कर लिया ना तो थ्योरी वुड बी जस्ट लाइक अ मक्खन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी में सबसे पहले जो नेमिंग है समझते हैं। सबसे लेट मी जूम इन थोड़ा सा, ओके। सो ये जो आपको दिख रहा है विच इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे ऑपरेट करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये साइड क्या है, मैट्रिक्स वाला साइड है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने रफली यहाँ पे इसको ड्रॉ किया तो ये कुछ ऐसा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन को यहाँ पे जूम कर रहे हैं। तो इसका ये वाला साइड वुड बी मैट्रिक्स और इसका ये वाला साइड क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस का नाम समझेंगे। सो सबसे पहला ये जो येलो के अंदर दिख रहा है दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स 1। इस कॉम्प्लेक्स 1 को हम शॉर्ट फॉर्म में तो कॉम्प्लेक्स 1 बोल देते ताकि हमें याद रहे, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका रियल नेम है NADH प्लस NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है। देन हमारे पास जो थर्ड कॉम्प्लेक्स आता है विच इज द कॉम्प्लेक्स 3 विच इज साइटोक्रोम BC1। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 होता है, देन कॉम्प्लेक्स 3 होता है,
एंड देन कम्स कॉम्प्लेक्स 2, देन अरेंजमेंट होता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 को हम क्या कहते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 का अलग नाम है, मतलब पूरा नाम बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, लेकिन उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स 4 कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में होता है F1 एटीपी सिंथेस। ये तो लास्ट वाला कंपोनेंट हो गया, ये अलग सेक्शन हो गया। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये 4 कॉम्प्लेक्सेस कैसे अरेंज है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम ये याद करेंगे। सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स 1, देन कॉम्प्लेक्स 3, देन कॉम्प्लेक्स 2 एंड देन कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। यानी 2 3 के अंदर फ्लिप है, बाकी सब सेम है। यानी कि पहले 2 आएगा, आना तो पहले 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले 3 आ गया, देन 2 एंड देन 4, ठीक है। तो बाकी सब अरेंजमेंट तो सेम रहेगा, सिर्फ सेकेंड और थर्ड में फ्लिप है। तो सबसे पहले थर्ड कॉम्प्लेक्स आया एंड देन कॉम्प्लेक्स 2 आया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हम कैसे एनर्जी को डिराइव करेंगे, ठीक है। रेडी? तो सबसे पहले आपको दिख नहीं रहा होगा ऊपर, लेट मी डू इट। आई होप इतना भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला हम समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे पास NaDH+H+ आया, यानी इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। अब ये क्या करेंगे, इनके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 क्या है? NaDH डिहाइड्रोजिनेज। क्यों नाम रखा है? क्योंकि इनके पास सबसे पहले चल के कौन आ रहा है? NaDH+H+। इसी की वजह से कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हमने क्या रखा है? NaDH डिहाइड्रोजिनेज। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा NaDH+H+ ने दिया है, वो जाएगा FMN के पास। ये FMN अपना ये इलेक्ट्रॉन किसको पास ऑन करेगा? FeS यानी कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को पास ऑन करेगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ये किसको पास ऑन करेगा? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। ये जब इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डंप हो जाएंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर पास ऑन होगा UQ को, यूबिक्यूनॉन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूबिक्यूनॉन। सो ये UQ का फुल फॉर्म क्या है? यूबिक्यूनॉन। तो आया तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन चल के था, लेकिन उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डंप हो गया। सो सबसे पहला स्टेप कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल NaDH+ कन्वर्ट होता है NAD+ के अंदर। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दान दे दिया। किसने दान दिया? उसके ऊपर ही नाम पड़ा है हमारे कॉम्प्लेक्स 1 का, NaDH डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन FMN को देता है। ये FMN अगेन ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है? FeS को, यानी कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। कुछ इलेक्ट्रॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डंप हो जाते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन आया है वो UQ यानी यूबिक्यूनॉन को चला जाता है। जैसे ही UQ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो यूबिक्यूनॉन से यूबिक्यूनॉल बन जाता है। यूबिक्यूनॉन से यूबिक्यूनॉल बन जाता है। देखो डिफरेंस OL का है। यूबिक्यूनॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसे हम यूबिक्यूनॉल कहते हैं, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन आया यानी हाइड्रोजन एटम आया, तो इसलिए वो कन्वर्ट होकर यूबिक्यूनॉल में बन जाती है। यूबिक्यूनॉल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? UQH2, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा? हमारे पास NaDH+H+ आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 को दान किया, इसी की वजह से उसका नाम क्या हो गया? NaDH डिहाइड्रोजिनेज। ये इलेक्ट्रॉन FNM कॉम्प्लेक्स को दिया, FMN कॉम्प्लेक्स को दिया। इसको देखा जाता है FMN का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को बार बार FMN बोलना थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो FMN का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जाता है तो सबसे पहले FMN को प्राप्त होता है, ठीक है। ये FMN अपना इलेक्ट्रॉन पास करता है टू FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये कुछ इलेक्ट्रॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डंप कर देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे नेक्स्ट मेंबर को जाता है जिसका नाम है यूबिक्यूनॉन। जैसे यूबिक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो यूबिक्यूनॉल बन जाता है, ठीक है।
अब ये यूबिक्विनॉल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इट्स जस्ट लाइक ट्रांसफरिंग कि 10 लोग लगातार लाइन में खड़े, मुझे कुछ सामान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो एक बंदा जाएगा, पूरा चल के ट्रांसपोर्ट करेगा। पहली बार वो थक भी जाएगा और बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी। तो हमने क्या रूल लगाया कि 10 बंदे को एक साथ लाइन में खड़ा कर दो और फटाफट पास करते जाओ। उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा, कोई थकेगा भी नहीं, राइट। सिमिलरली अगर आप उस पॉइंट से इसको विजुअलाइज करोगे तो आप देख रहे होंगे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसी की वजह से इस पूरे प्रोसेस का नाम हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रखा है। फिलहाल आपको याद तो करना ही पड़ेगा कि FMN इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FES आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स 1 को हम NADH डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। भाई ये सब तो बहुत ही बेसिक है, ट्रस्ट में धीरे धीरे हो जाएगा। डू नॉट पैनिक, ठीक है, ये हो जाएगा धीरे धीरे। देन हमारे लाइन में आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसे हम साइटोक्रोम BC1 कहते हैं। BC1 क्यों कहते हैं वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। पूछा तो नहीं जाएगा कि व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी BC1, बट या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि जैसे यूबिक्विनॉल अपना हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है हमारे पास साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C अगेन इज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C फर्दर अपना इलेक्ट्रॉन पास ऑन करता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। ये FES अपना इलेक्ट्रॉन पास करता है साइटोक्रोम C को। अब इस साइटोक्रोम C क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन अगेन साइटोक्रोम ये C2 है और ये साइटोक्रोम C को पास ऑन करता है। तो देख रहा है कि कैसे यूबिक्विनॉल जैसे इलेक्ट्रॉन देता है वापस यूबिक्विनॉल में बन जाता है। मतलब ये समथिंग लाइक दैट साइक्लिक प्रोसेस होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो यूबिक्विनॉल बन गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो यूबिक्विनॉन बन गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले साइटोक्रोम B के अंदर आता है। नॉट ओनली दैट माय डियर फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है उनके अंदर कौन से कॉम्प्लेक्सेस और हैं, जैसे कि 1 के अंदर FMN और FES है। सिमिलरली 3 में कौन कौन से हैं, 4 में कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। सो मेक श्योर जो मैं बोल रही हूँ आपको वो चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर कौन कौन से होते हैं, साइटोक्रोम B, FES, एंड देन क्या होता है हमारे पास साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स होता है, C1 कॉम्प्लेक्स होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो भाई अगेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर डंप हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे वापस हमारे पास यूबिक्विनॉन आएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन ये यूबिक्विनॉन के पास नहीं जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स को चला जाएगा। अब देखो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन सक्सिनेट कॉम्प्लेक्स आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट के अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FAD के पास जाएगा, FAD अपना जो इलेक्ट्रॉन है FES को देगा, देन ये FES अपना इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन को देगा। यूबिक्विनॉन ने जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया वो क्या बन गया, यूबिक्विनॉल बन गया। तो देख रहे हो यूबिक्विनॉन कॉम्प्लेक्स 1 से भी लेके दे रहा है। लेट मी चेंज द कलर तभी आपको समझ में आएगा, ओके। तो वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से भी लेके डंप कर रहा है बाहर, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी लेके ये डंप कर रहा है बाहर, ठीक है। इसी की वजह से इसका नाम कॉम्प्लेक्स 2 रखा। कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनॉल ले रहा है एंड देन वापस कॉम्प्लेक्स 2, इसकी वजह से ये है तो पीछे, ये है तो थर्ड पोजीशन पे, लेकिन इसका नाम कॉम्प्लेक्स 2 क्यों रखा है, क्योंकि जैसा सिमिलरली जैसे कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर यूबिक्विनॉल ने लिया था, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर भी यूबिक्विनॉल क्या कर रहा है, डंप कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C के अंदर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर होगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या होता है, देखिए सबसे लास्ट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, सब जगह से तो हम ले रहे थे राइट, बट कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसके अंदर साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आता है, सबसे पहले कॉपर के पास जाता है, ओके। सो जैसे ही कॉम्प्लेक्स C यानी साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास आएगा, कॉपर के पास, ठीक है। कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोक्रोम A के पास, देन ये साइटोक्रोम A अपना कॉम्प्लेक्स पास ऑन करेगा टू साइटोक्रोम A3,
एंड देन कॉपर के पास वापस ट्रांसपोर्ट होगा। इसके दौरान व्हाट विल हैपन कि जो इलेक्ट्रॉन है फर्दर जाएगा हमारे ऑक्सीजन को, ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वापस फ्रॉम मैट्रिक्स क्या करेगा, डंप होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। इसी के दौरान हमारे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हुआ, ठीक है। वापस पढ़ेंगे, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में वक्त लगेगा, बट ठीक है, ओके वापस पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स ये वाला तो एफ नॉट, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वापस से क्लास बार देखते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले हमारे पास कौन आया, NADH+H+ आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया और बाय प्रोडक्ट क्या बना, NAD+। इसी की वजह से हमने कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या रखा, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये इलेक्ट्रॉन FMN के पास गया, फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया था, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेगा टू FeS, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेगा, कुछ तो डंप कर देगा, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन एटम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डंप हो जाएगा। क्यों डंप हो रहा है वो मैं बताऊंगी, ठीक है, बट सबसे पहले कुछ डंप हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन फर्दर पास ऑन हो जाएगा। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन फर्दर पास ऑन होगा, भाई इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, एक्सेप्ट यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन फर्दर एक कॉम्प्लेक्स है जो बेचारा हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया यूबिक्विनॉन ने, वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, यूबिक्विनॉल में। ये कन्वर्जन होते रहता है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन फर्दर पास ऑन करता है वापस वो यूबिक्विनॉन बन जाता है, ठीक है। तो ये यूबिक्विनॉल अपना इलेक्ट्रॉन पास करता है टू कॉम्प्लेक्स 3। तो देखो कैसा हो रहा है, ओके लेट मी सी, क्या आपको दिख रहा है, कहाँ पे बनाऊं मैं, ओके तो आपको दिख रहा है, ये हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारा 1 है, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 है, यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 है। तो क्या हो रहा है दिख रहा है आपको, यूबिक्विनॉल, ओके लेट मी चेंज द कलर, कि यहाँ पे हमारे पास यूबिक्विनॉल है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डंप कर रहा है, और एक और यूबिक्विनॉल यहाँ पे पाया जाता है, वो यहाँ से लेके यहाँ पे डंप कर रहा है, ठीक है। तो यूबिक्विनॉल कॉम्प्लेक्स 1 से भी लेके डंप कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी लेके डंप कर रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर आपको ये समझ में आया है, ठीक है। देन यूबिक्विनॉल क्या करता है, इसी की वजह से कॉम्प्लेक्स 3 बीच में है एंड देन कॉम्प्लेक्स 2 है। देन ये यूबिक्विनॉल अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को देता है, साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन पास करता है FeS को, ये इलेक्ट्रॉन पास होता है साइटोक्रोम C1 को, कुछ इलेक्ट्रॉन वापस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डंप हो जाते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस कॉम्प्लेक्स 2 को नहीं देता है। मेक श्योर दैट, क्योंकि मैंने बताया था ना, अभी जस्ट बताया ना कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कि कॉम्प्लेक्स 1 ने वापस यहाँ पे डंप किया, कुछ ऐसा मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 अपना इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C को, साइटोक्रोम C अपना इलेक्ट्रॉन कैरी फॉरवर्ड करता है टू कॉम्प्लेक्स 4। समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रोक के रखो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर जिसका नाम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है, क्योंकि इसको वापस दान देने वाला कौन है, सक्सीनेट है, तो सक्सीनेट ने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया, इसलिए डिहाइड्रोजिनेट हो गया, इसी की वजह से इसका नाम हमने सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज रखा है। सक्सीनेट ने जैसे इलेक्ट्रॉन को दान किया, उसका कन्वर्जन किस में हो गया, फ्यूमरेट में। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, किसको पास ऑन होगा, FAD को, FAD अपना इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेगा FeS को, FeS अपना इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन को देगा, जैसे यूबिक्विनॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसने यूबिक्विनॉल का फॉर्मेशन किया एंड देन वापस वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर डंप हो गया। अभी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ था जो साइटोक्रोम के C के पास था, वो जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर के पास गया, देन साइटोक्रोम A के पास गया, देन साइटोक्रोम A3 के पास गया, देन कॉपर के पास गया, देन क्या क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्राप्त हुआ, पानी का फॉर्मेशन हुआ, कुछ कुछ मैट्रिक्स के अंदर से भी जो हाइड्रोजन एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो डंप हुआ इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। अब नेक्स्ट क्या, डंप तो हो गया, यानी कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर H+ या इलेक्ट्रॉन की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ गई है। ऑफ कोर्स नेचर के अंदर अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है तो प्रॉब्लम तो आनी ही है, इजंट इट, प्रॉब्लम विल अराइज। व्हाट विल हैपन,
सो यहाँ पे हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसे हम F0F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हेड को F1 बोलते हैं। F1 का एक और नाम एटीपी सिंथेस भी है। ऑफ कोर्स नाम ही बता रहा है कि एटीपी का सिंथेसिस करने वाले, इसलिए F1। और जिसका टेल है, जिसे हम टेल F0 कहते हैं, वो भी हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। अब क्या करता है कि जितने भी H+ डंप है यहाँ पे, जितने भी इलेक्ट्रॉन H+ जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में डंप हुए, वो क्या करेंगे, इसके टेल से पास ऑन होंगे और हेड के थ्रू जाएंगे और एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। कि यहाँ पे ये हमारे पास टेल आ गया F0, हेड आ गया F1, यहाँ से जितने H+ पास ऑन करेंगे, यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, उनको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उनको मिलेगा वो एटीपी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए जा रहा है, यहाँ से एटीपी फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? समझ में आया कि एटीपी इलेक्ट्रॉन आए जा रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन होते हुए जा रहा है। आई होप इतना क्लियर है। अब हम जब थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रस्ट में आपको हर एक लाइन क्लियर होगा। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेट मी डू लाइक दिस। ठीक है, आई होप अभी दिख रहा है। या समझते हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अच्छे तरीके से। The following step in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH+ and FADH2। कि हमने पता था कि ये तो हमारे बहरूपिया है, इनके अंदर से हमें रियल एटीपी को निकालना पड़ेगा। वो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होगा, जो हमने पूरा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, देखा ना आपने। This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electron are passed on to O2 resulting in the formation of water। कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास पहुंचता है और फॉर्मेशन क्या होता है? पानी का फॉर्मेशन होता है। कि हमने देखा यहाँ पे लास्ट स्टेप देखा था, राइट? इजंट इट? F0 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर पानी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी हमने जस्ट पढ़ा था इसको कि एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसी की वजह से इस प्रोसेस का हमने नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH फर्स्ट स्टेप पे आगे प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो बना था ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडाइज बाय NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 1। ऑक्सीडाइज यानी कि हमने उसका H+ ले लिया, इसको इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसी की वजह से कॉम्प्लेक्स 1 का हमने नाम क्या रखा? NAD डिहाइड्रोजिनेस। एंड द इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। तो देखा, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को मिला एंड देन किसको ट्रांसफर हो गया? यूबिक्विनोन को ट्रांसफर हो गया। एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चाइनीज फील नहीं हो रहा होगा, कोई अननोन लैंग्वेज नहीं फील हो रहा है, राइट? इंग्लिश ही समझ में आ रही होगी, अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो रही होगी और आपको बार बार रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, नाम के साथ। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिडक्टिव इक्विवेलेंट वाया FADH2। रिडक्टिव इक्विवेलेंट यानी कि क्या बोलते हैं? H+ हाइड्रोजन एटम। कि यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 यानी कि कॉम्प्लेक्स 2। मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर मतलब यूबिक्विनोन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेती है और यह कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन लेती है। यहाँ पे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NCERT ने H+ के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो व्हाट इज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट? इज नथिंग बट H+। ठीक है, that is generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle। मैंने आपको बताया था ना FADH2 बना था citric acid के दौरान। The reduced ubiquinone, जो यूबिक्विनॉल बन गया अभी, is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome BC1। अभी हम चलते कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर कि जैसे यूबिक्विनॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसने साइटोक्रोम किसको दिया? साइटोक्रोम C को दिया। ठीक है, वाया साइटोक्रोम BC1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C is a small protein attached to the outer surface
of the inner membrane and act as a mobile carrier for the transfer of electron between the complex 2 and 4 complex 3 and 4। कि यहाँ पे साइटोक्रोम सी के बारे में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट नेचर बताया कि जो साइटोक्रोम सी है वो अपना प्रोटीनिशियस इन नेचर है और ये ना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के दौरान में लोकेटेड है। ये क्या करता है, मोबाइल कैरियर, मूवेबल कैरियर है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। द कॉम्प्लेक्स 4 रेफर टू एज साइटोक्रोम सी। कॉम्प्लेक्स 4 को हमने क्या नाम दिया है भाई, साइटोक्रोम सी नाम दिया है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम ए एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स 4 है इनके पास साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3 है, विद दैट उनके पास 2 कॉपर सेंटर है। तो आपको एनसीईआरटी पूछ सकती है कि कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर कौन से कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर कौन से कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर कौन से कंपोनेंट है। तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि when the electron passes from one carrier to another via complex 1 to 4, कि जितना भी इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहा है from complex 1 to complex 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase complex 4 for the production of ATP। यानी कि अल्टीमेटली उसका काम क्या है, हमारा ATP बनाना, यानी कि सब जुड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है भाई, ATP synthase from ADP and inorganic phosphate। The number of ATP molecule synthesized depend on the nature of electron donor। ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि ATP, यहाँ पे ATP का कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो आपको पता चला कि एक NADH को मैंने तोड़ा, मतलब उसका रियलनेस निकालने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि एक NADH के अंदर 3 बहरूपीय ATP के फॉर्म में छुपे हुए हैं। तो जब मैं एक NADH को ऑक्सीडाइज करूंगी तो मुझे 3 ATP की प्राप्ति होगी। While that of 1 molecule of FADH2 produces 2 molecule of ATP। मैंने बताया था ना ये भी बहरूपीय है लेकिन कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि इसके एक FADH2 के मॉलिक्यूल को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगी तो कितना बनेगा, 2 molecule of ATP बनेगा। Although the aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of process। क्या हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, isn't it? लेकिन बोल रहे कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उसका काम क्या है, सिर्फ लास्ट वाले पोर्शन में कॉम्प्लेक्स 4 के इधर प्रेजेंट होना ताकि वाटर का फॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स 4 के अराउंड, ताकि वाटर का फॉर्मेशन हो पाए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन है ना कॉम्प्लेक्स 4 के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। फिर भी हमारे ऑक्सीजन का रोल बड़ा ही वाइटल है, सिंस इट डिराइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सिस्टम। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर भाई ऑक्सीजन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा ही नहीं, तो NADH के अंदर से मैं रियल ATP को कैसे निकाल पाऊंगी? तो कोई एक्सेप्टर तो होना चाहिए ना। तो हमारा ऑक्सीजन एटम एज एन एक्सेप्टर वर्क कर रहा है। अगर यही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा, कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा तो हम NADH के अंदर से हम अपना ATP तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तो भाई कोई यूज ही नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के अंदर। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। आपको पता चला कि जो हमारे पास हमारा ऑक्सीजन है वो एक फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। कि फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन यानी कि हम कहीं ना कहीं लेन देन कर रहे फॉस्फेट का, ताकि ATP का प्रोडक्शन हो पाए। यहाँ पे फोटो आ गया, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं लाइट, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है लाइट का। और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर। वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए ताकि उसके अंदर से भी क्या कर सके, हम रियलनेस निकाल सके।
तो वहां पे लाइट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Gradient required for phosphorylation. In respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for the same. ये respiration के अंदर क्या होता है? Oxidation reduction होता है कि हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहे हैं. तो आपको पता ही ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही होता है. It is for this reason that the process is called as oxidative phosphorylation. इसी की वजह से एटीपी के प्रोडक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ रहा है. इसी की वजह से हमने इस प्रोसेस का नाम क्या रखा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि भाई इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लेन देन की वजह से ही एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना आई होप क्लियर है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं. ठीक है, आई होप कि आपको ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. एंड आई एम श्योर कि एक बार में किसी को नहीं याद होता है. ठीक है, तो टेक योर टाइम, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज. You have already studied about the mechanism of membrane-linked ATP synthesis as explained by chemo-osmotic hypothesis in the earlier chapter. And I hope कि earlier आपने नहीं पढ़ा क्योंकि वो deleted portion में. ठीक है. As mentioned earlier, the energy released during the electron transport is utilized in synthesis ATP with the help of ATP synthase. हमने देखा कि ATP synthase जो F1 वाला हेड था ATP synthase, वो क्या करता है? ATP का प्रोडक्शन करता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं. This complex consists of two major component F1 and F0. मैंने बताया था कि जो ATP synthase है वो F1 और F0 component को करता है. The F1 को हम क्या कहते हैं? हेड पीस कहते हैं. is the peripheral membrane. peripheral membrane मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ मेम्ब्रेन है. Protein complex and contain the site for the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. कि जो हमारा हेड है उनके पास ना एक साइट है जहाँ पे क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है. किससे? ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से. F0 जो प्रोटीन है जिसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है? क्योंकि वो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है ना. इट इज इनसाइड द मेम्ब्रेन. इसी की वजह से हमने इस प्रोटीन का नाम क्या रखा है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन. दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन यानी कि H+ इलेक्ट्रॉन कुछ भी बोल सकते हैं क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन. The passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component for the production of ATP. यानी कि F0 के पास बहुत सारी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम ATP का फॉर्मेशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे वही क्लोजर लुक दिया हुआ है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था, ये F0 है, ये F1 है. ठीक है, जैसे यहाँ पे H+ जाता है, ऑक्सीजन को मिलता है, वाटर की प्राप्ति होती है. ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, बहुत सारे H+ जहाँ पे जमे हुए अगेन जाता है और ATP का फॉर्मेशन होता है. For each ATP produced, 4H+ passes through F0. एक ATP के लिए 4 H+ की कुर्बानी देनी पड़ती है. ठीक है, From the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. ठीक है, यानी कि 4H+ जब जाएगा तब जाके एक ATP का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, इतना क्लियर है? ओके. सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. आई नो थोड़ा सा हेक्टिक था बट ट्रस्ट मी, बार बार पढ़ोगे एवरीथिंग इज गुड टू गो, एवरीथिंग इज क्लियर. या तो सेटम चेंज, इसका रीजन बहुत ही आपको पता है ना, रिलेटिव्स कभी भी आ जाते, दैट इज वाई. बट कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है विच इज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. इसका मतलब क्या होता है भाई? पता होना चाहिए ना कि कितना हमने एनर्जी दिया है, कितना हमने एनर्जी लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें ना इनिशियली एनर्जी देना पड़ा था एंड देन हमारे जो नेक्स्ट स्टेप में हमें एनर्जी की प्राप्ति हुई थी, इजंट इट? तो हमें थोड़ा भाव तो रखना पड़ेगा ना कि कितना दिया, कितना नहीं दिया, ओवरऑल कितना मिला. क्या जो आपके कंजम्पशंस थे कि बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया, तो क्या इज इट ट्रू और नॉट, एवरीथिंग हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ने वाले. ठीक है, तो क्या बोलते देखिए, इट इज
इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है भाई, क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। कि भैया देखिए बहुत खुशखबरी की बात है, भले ही हम अंदर से बहुत दुखी है क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ना पड़ गया, बट ठीक है। एनसीईआरटी बोल रही कि इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छी बात है सुन के कि हम कितना हमें एटीपी गेन हुआ है, हम वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज। मतलब रियलिटी में देखा गया तो बोलते हैं ना, अगर सब कुछ एकदम सही रहा तो होगा, ये थियोरेटिकल टाइप है, नॉट एक्चुअली कि एवरी टाइम उतना ही होगा। बट या अगर हम निकाल सकते उतना भी, अगर हम लोग 0.1% भी उसके आसपास होंगे तो या हमें हमें कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट मेंटालिटी मिल जाएगी कि हाँ कि ऐसा कुछ वर्क करता है, ठीक है। दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन अ सर्टेन अजम्पशंस दैट, कि ये ना हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें पता चल गया कि ये कुछ ना थ्योरी बेस्ड है, कि हमने जो भी नेट गेन हम एटीपी निकालेंगे वो थियोरेटिकल है, हमारे बॉडी के हिसाब से वो हमेशा एक्यूरेट होगा ऐसा नहीं है। व्हाई? क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी कंडीशन चेंज होती रहती है, इट्स नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। तो हम थ्योरी जो ऑन दी अदर हैंड जो थ्योरीज होती है वो तो कांस्टेंट होती है, इजंट इट? तो हमें कुछ ना कुछ तो अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 अजम्पशंस है, क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाएगा। सो आई वांट यू टू लर्न एंड रिमेंबर इट वेरी वेल, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, देयर इज अ सब्सिक्वेंशियल orderly pathway functioning with one substrate from forming the next with the glycolysis, the TCA cycle and ETS pathway following one after another. So पहला assumption क्या बोल रहा है कि हमने अगर ऐसा माना है कि एवरीथिंग इज सब्सिक्वेंशियल, कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा एंड देन हमारे पास ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, देन टीसीए साइकिल होगा, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, ये मतलब सब्सिक्वेंशियली चलता हो, मतलब ऐसा अजम्पशन है। बट एक्चुअली हमारी बॉडी में ऐसा होता नहीं है। वाई? बिकॉज नॉट एवरी टाइम हमें एटीपी की नीड होती है। नॉट ओनली दैट कि जरूरी नहीं है कि जो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का जो प्रोडक्ट बना है वो टीसीए साइकिल में एंटर करे। अगर हमारी बॉडी को कोई अलग नीड है तो उसका जो प्रोडक्ट है किसका, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का, तो वो किसी और भी पाथवे में, किसी और भी फंक्शनिंग में जा सकता है। तो ऑफकोर्स वो कंटिन्यूशन नहीं होगा। लेकिन जो हम अभी एटीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर हमने अजम्पशन माना है कि भाई वो एकदम ऑर्डरली मैनर में हो। तो ठीक है, नंबर 1 अजम्पशन क्लियर हुआ। मेक श्योर कि आपको ये सब याद रहे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड नंबर 2 अजम्पशन क्या है? Number 2 है the NADH synthesized in the glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. ऐसा माना गया है कि जो हमें NADH सिंथेसाइज हुआ था ग्लाइकोलिसिस में वो भाई सीधे साधे से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाए और देन फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो। अगेन ये अजम्पशन क्यों है? क्योंकि बहुत बार NADH बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए एक सबस्ट्रेट का भी काम करता है। सो हमारे बॉडी को अगर कोई चीज़ डिफरेंट चीज़ बनानी है तो उसमें NADH क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। बट यहाँ पे हमने अजम्पशन मान लिया कि नहीं भाई, यहाँ पे जो NADH बनेगा वो डायरेक्टली भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि none of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other component, कि not only NADH हो गया या पर्टिकुलरली एक सिक्वेंशियल मैनर में हो, बट बहुत सारे इंटरमीडिएट जैसे कि फ्यूमेरेट हो गया, सक्सीनेट हो गया, जो भी इंटरमीडिएट हमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बना है वो किसी और प्रोडक्ट के सिंथेसिस में यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अजम्पशन नंबर 3। अजम्पशन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ओनली ग्लूकोज इज बीइंग respired, no other alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediary stages। कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमने एटीपी कैलकुलेशन अभी हमने देखा है वो किसके बेसिस के ऊपर देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उन्होंने अजम्पशन माना है कि भाई ग्लूकोज के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और हुआ तो हमारी ये जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगी। नॉट ओनली दैट कि इसके ग्लूकोज जब भी टोटली पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है या पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में जा रहा है, इसके दौरान कोई दूसरा इंटरमीडिएट या कोई दूसरा प्रोडक्ट इनके साथ जुड़ नहीं जाना चाहिए। अगर जुड़ गया तो कोई डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो हमारा ये जो साइकिल है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं जिसे एटीपी कैलकुलेशन का जो पूरा तरीका है वो पूरा बिगड़ जाएगा। एंड दैट इज वाई ये 4 अजम्पशंस ये हम क्या कर रहे हैं, अपने कानों में लेके चल रहे हैं कि भाई ये 4 अजम्पशंस है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है।
अभी नेक्स्ट बोलने की कोशिश क्या कर रहा है हमारा प्यारा एनसीईआरटी की, बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन द लिविंग सिस्टम। लेकिन ये जो हमने अजम्पशन लिया है वो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। all the pathway work simultaneously and do not take place one another। कि हमने जो ऐसा बोला कि सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, देन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, ये हमने ऐसा माना है। लेकिन हमारी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो होती नहीं है, isn't it? इसकी वजह से उन्होंने क्या बोला है, जितने भी प्रोसेसेस सब साइमल्टेनियसली चलते होते हैं, ना कि एक के बाद एक। इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमने एटीपी कैलकुलेशन का जो तरीका निकाला है वो सिर्फ थियोरेटिकल है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विथड्रॉन फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी। कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सबस्ट्रेट जाते तो हैं लेकिन बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट बन गया और उसकी जरूरत किधर और हो गई तो वो वहां पे यूटिलाइज हो जाता है। एटीपी इज यूटिलाइज एज एंड व्हेन नीडेड। कि एटीपी स्टोर हो जाता है एंड यूटिलाइज होता है जब भी हमें जरूरत हो। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। कि आपने देखा कि जितना भी प्रोसेसेस हमने पढ़ा है, एवरी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं वो भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट फिर भी वाओ, एनसीईआरटी की दाद देनी पड़ेगी, पहले इतनी सारी बुराइयां की, देन फिर भी बोल रहे येट, सबसे प्यारा शब्द येट, इतनी सारी बुराइयां की, इतने सारे असम्पशन लिए, फिर भी बोल रहे कि येट इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। कि फिर भी इतनी बुराइयां करने के बाद भी हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम अपने जो लिविंग सिस्टम के अंदर इतनी एफिशिएंसी है, इतनी एक्यूरेसी है, उसको बहुत ही प्रेस करें थियोरेटिकल कैलकुलेशन से। मतलब हमारे प्रेस करने का तरीका दूसरा भी हो सकता था, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा प्रेस करने का तरीका, उनको थैंक यू बोलने का तरीका इज ओनली बाय कैलकुलेटिंग एटीपीज, और हमारा थ्योरी और पोर्शन बढ़ाने का काम से ही होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हेंस there can be a net gain of 38 ATP molecule during the aerobic respiration of one molecule of glucose। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जाता है, तो क्या होता है भाई, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगेन ये थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। What does the theory base? कि हमने ऐसा मान के चला, इतनी assumptions मान के, not actually, theoretically हमने देखा कि हमारी बॉडी इतनी एक्यूरेट है कि सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते। कैन यू इमेजिन आप कितने सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल खाते होंगे? इमेजिन, कभी अकेले बैठे हो ना तो किसी और के बारे में सोचने से अच्छा ये सब इमेजिन करो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ अमेजिंग आंसर्स एंड यू विल एंजॉय बायोलॉजी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए, नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने देखा था कि फर्मेंटेशन कब होता है भाई, एनारोबिक कंडीशन को हमने फर्मेंटेशन बोला था। याद रखिएगा भाइयों और बहनों कि फर्मेंटेशन इज एनारोबिक इन कंडीशन, और एरोबिक जो है हमने देखा कि एरोबिक में 38 एटीपी बनते हैं। अभी हम कंपेयर करने वाले कि क्यों भाई एनारोबिक इतना बदनाम क्यों है, क्यों इतना गंदा है एनारोबिक, और क्यों एरोबिक इतना अच्छा है। भले ऑक्सीजन की बहुत तारीफ की लेकिन उसका कार्य सिर्फ H+ को लेना था एट द एंड। ऐसा क्यों है, इतनी पार्शियलिटी क्यों चल रही है नेचर में? सो नंबर 1, 3 पॉइंट से हमारे नेचर ने एक्सप्लेन किया कि भाई एनारोबिक एंड एरोबिक में पार्शियलिटी क्यों। फर्मेंटेशन अकर for only a partial breakdown of glucose, whereas in aerobic respiration it is completely degraded to CO2 and water। कि हमने सबसे पहले डेफिनेशन ही बता दिया कि फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, हमारा ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसी की वजह से कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं हो पाती है। ऑन द अदर हैंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है, और एट द एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर। हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, वेयरएज मेनी मोर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर जनरेटेड अंडर द एरोबिक कंडीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि क्या बोला है कि अगर फर्मेंटेशन में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी गेन होते हैं, ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी गेन होते हैं,
ऑन दी अदर हैंड एरोबिक में उससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एरोबिक में अपने ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ा था, जब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन पड़ा था, आपने देखा था एटीपी तो बनता ही है, नॉट ओनली दैट एटीपी NADH भी बनता है, इजंट इट। तो अगर हमने सिर्फ ओनली फर्स्ट स्टेप की बात करें ग्लाइकोलिसिस के अंदर, जब भी पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है, जब पायरुविक एसिड डिग्रेड होता है, तो क्या होता है, उसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनता है फर्मेंटेशन में। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा एरोबिक कंडीशन होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। NADH is oxidized to Na+ rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in the case of aerobic respiration. कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम इस बहरूपियों के बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड फर्मेंटेशन के अंदर इसके अंदर से एटीपी को निकालना बड़ा ही मुश्किल है और बहुत ही स्लो हो जाता है। इसी की वजह से एनारोबिक कंडीशन में NADH बनना प्रेफरेबल नहीं होता ज़्यादा, इसके से ज़्यादा एनर्जी डिराइव नहीं कर पाते। आई होप ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्यों एनारोबिक हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, उतना एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस नहीं है। क्यों है? नंबर 1, उन्होंने बोला कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो हमारे खाने का कंप्लीट यूटिलाइजेशन तो नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्या बोला कि भाई जो हमारा फर्मेंटेशन है उनके पास सिर्फ 2 ATP बनता है, ठीक है। जब हमने पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन कर लिया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर लिया, तो सिर्फ 2 ATP बनता है एनारोबिक कंडीशन में। ऑन दी अदर हैंड एरोबिक कंडीशन में बहुत सारे ATP बनते हैं, जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बोला कि हमने तो सेकंड पॉइंट में यही बोला था ना कि ATP के साथ NADH भी बनता है, जिसके एक NADH के अंदर 3 ATP छुपा हुआ होता है, हमें अभी जस्ट हमने पढ़ा था, राइट। तो जो हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा कि जो NADH के अंदर से हमें निकालना पड़ता है ना कि भाई रियल ATP को ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो ये प्रोसेस बड़ा ही स्लो होता है फर्मेंटेशन के अंदर। ऑन दी अदर हैंड ये बहुत फास्ट होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसी की वजह से ATP प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ पे हम समझने वाले हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। तो एम्फीबॉलिक पाथवे को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये वर्ड कहना क्या चाहता है। एम्फीबियन पता है कि यानी कि दोनों, यानी कि बोथ। एम्फीबॉलिक पाथवे यानी कि बहुत सारे डिफरेंट पाथवे हम देखने वाले हैं इस रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज इज अ फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, कि हमने देखा कि ग्लूकोज ना सबसे प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर एनिमल को, एक पर्टिकुलर प्लांट, वो सिर्फ ग्लूकोज नहीं खाता है, बट हाँ प्रेफरेबल कौन है, रेस्पिरेशन है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो देखिए आपका आंसर मिल गया, हम तो सिर्फ ग्लूकोज तो खाते नहीं है, इजंट इट। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है कोई भी फॉर्म में हो, सबसे पहले वो कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन के वो विग्रस पाथवे में जाने से पहले जितने भी कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स है, सबसे पहले हम उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अदर सबस्ट्रेट्स कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड as has been mentioned earlier, कि बहुत सारे अलग अलग सबस्ट्रेट भी रेस्पायर कर सकते हैं, बट ग्लूकोज प्रेफरेंशिएबल है। बट देन दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप। लेकिन भले ही बहुत सारे अलग अलग को भी हम क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है, वो जो पूरा पायरुवेट का प्रोसेस है, वो फर्स्ट स्टेप में एंटर नहीं, वो किसी बीच के स्टेप से एंटर हो जाएगा हमारे रेस्पिरेशन के पाथवे पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आप समझ के याद कीजिए, क्योंकि असर्शन रीजनिंग पूछ सकता है, तो हमें इसकी वजह से एक एक लाइन को याद करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। But then they do not enter the respiratory pathway at the first step. See figure 12.6 अभी हम देखने वाले हैं, to see that the point of entry of different substrate in the respiratory pathway is different, ठीक है। Fats would need to be broken down into the glycerol and fatty acid first. If the fatty acid were to be respired, they would first be degraded to acetyl coenzyme A and enter the pathway. रीड करिए, मैं बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। Glycerol would enter the pathway after being converted into PGL. The protein would be degraded by proteases and the individual amino acids after deamination, ठीक है। Depending on the structure
depending on the structure would enter the pathway at some stages within the Krebs cycle or even as the pyruvate or acetyl coenzyme A. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये पूरे पैराग्राफ में समझते हैं. देखिए कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड छुपा हुआ नहीं है, वो ये बोल रहा है. ये आपको दिख रहा है 12.6 वाला डायग्राम. हमने बोला था कि ना सारे जितने भी है, नॉट ओनली हमने तो सिर्फ पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि वो कैसे रिस्पायर करते थे. आपके माइंड में तो क्वेश्चन आया होगा कि हम हमेशा तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, हम प्रोटीन्स भी खाते हैं, फैट्स भी खाते हैं, देन उससे एनर्जी डेरिवेशन कैसे होता है? क्या उसके लिए एकदम डिफरेंट अलग पाथ है? बिल्कुल नहीं, उनके लिए डिफरेंट अलग पाथ नहीं है, वो सेम ही पाथ को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका एंट्री का पोजिशन डिफर करता है. तो सबसे पहले अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था जो मोस्ट प्रेफरेंशियल सबस्ट्रेट है, तो वो उसका तो हमने पूरा रामायण महाभारत सब पढ़ लिया अभी इतने सारे स्टेप्स के अंदर. व्हाट इफ अगर आपको फैट को रिस्पायर करना है, तो फैट को रिस्पायर करने के लिए सबसे पहले आपको फैट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर. देन ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या करेगा? ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जब भी डैप बनता है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो उस वाले सेक्शन में जाके एंटर करता है. मतलब वो इस तरीके से इस वाले पोर्शन में एंटर करेगा एंड देन अपने साइकिल को कंटिन्यू करेगा. व्हाट इफ आपने प्रोटीन खाया, अगर उसको रेस्पायर करना है तो सबसे पहले प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अमाइनो एसिड में. अमाइनो एसिड एंटर करेगा पायरुविक एसिड, जहाँ पे एट द एंड ग्लाइकोलिसिस के लास्ट वाले पोर्शन में, तो पायरुविक एसिड की जगह पे क्या होगा? अमाइनो एसिड एंटर करेगा एंड देन फर्दर पूरा प्रोसेस होगा. तो इस डायग्राम से आपको क्या सीखने को मिलता है? ये तो वही है जो अब हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे पायरुविक एसिड बना, यानी कि ये पूरा प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लाइकोलिसिस. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा क्रेब्स साइकिल. ये पूरा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने भले ही पढ़ा तो सिर्फ हमारे ग्लूकोज के बारे में, बट नॉट ओनली ग्लूकोज, जितने भी आप कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, उसको खाते उसके अंदर से भी एनर्जी डेरिवेशन होता है. और लकीली उन सब का प्रोसेस सेम है, सिर्फ उनका एंट्री का जो पोजीशन है वो डिफर करता है. ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अभी देखते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर. आई होप कि ये वाला पैराग्राफ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है. एंड ये लाइंस में वही बोल रहा है जो हमने अभी डायग्राम में देखा, उसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके थ्योरी छाप दिया 20-25 लाइन का. ठीक है. सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? हमारे सबस्ट्रेट को ब्रेक करना ताकि हम एनर्जी को डिराइव कर सके. The respiratory processes has traditionally been considered a catabolic process and the respiratory pathway as a catabolic pathway. मैंने बता दिया था what is catabolic pathway, जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है. तो ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसी की वजह से हमने रेस्पिरेशन को कैटाबोलिक पाथवे का नाम दे दिया. ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? बट एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये सोचना बिल्कुल सही है कि रेस्पिरेशन में सिर्फ हमेशा ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा है. वी हैव डिस्कस अबाउट above at which point is the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to derive energy. ये बोल रहा है कि अभी जस्ट हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स एक अलग अलग पोजीशन से एंटर करके रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर कर सकते हैं. What is important to recognize is that it is this very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate. हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि ये जो पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे है उनके बीच का कुछ कुछ इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, किसी दूसरे प्रोडक्ट के सिंथेसिस के लिए एज अ सबस्ट्रेट काम कर सकता है. क्या कर सकता है? सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है, इजंट इट? Hence, fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway for it. कि हमने देखा कि फैटी एसिड को जब अगर रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करना होगा तो क्या होगा? उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल को तो इस पर्टिकुलर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, लेकिन फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में ब्रेक करना पड़ेगा. लेकिन व्हाट इफ हमारे बॉडी को ना फैटी एसिड की बहुत ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्या करेगा? कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा और फैट का फॉर्मेशन, फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा. सो ऐसे हमारे बॉडी के नीड के हिसाब से ब्रेकडाउन भी होता है एंड सिंथेसिस भी होता है. इसी की वजह से
Hence, the respiratory pathway come into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के नीड के हिसाब से जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है वो फंक्शन कर सकता है बोथ एज अ कैटाबॉलिक पाथवे एज वेल एज अ मेटाबॉलिक पाथवे. जैसे कि हमने फैटी एसिड के टर्म में देखा कि फैटी एसिड को अगर ब्रेक डाउन होकर मुझे एनर्जी की ज़रूरत है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन व्हाट इफ हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फैटी एसिड की ज़रूरत है तो क्या करेगा हमारा बॉडी, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर मॉडिफिकेशन करके फॉर्मेशन करेगा फैटी एसिड का. सो ऑफ कोर्स हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो बोथ है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है. सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन 2, ये सिर्फ फैटी एसिड का केस नहीं है, प्रोटीन के केस में भी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर्म्स द लिंक. Breaking down process within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism. So हम anabolism क्या कहते हैं, catabolism यानी कि break down करना, and synthesis को क्या बोलते हैं, anabolism. What does the synthesis mean? Anabolism. ठीक है, so break down को हम बोलते हैं catabolism और formation को हम anabolism बोलते हैं. एंड सॉरी, मैंने बीच बीच में जब मैं फॉर्मेशन को ना मैं एनाबॉलिज्म मैं मेटाबॉलिज्म बोल रही थी, दैट्स माय मिस्टेक. कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ठीक है, तो वापस मेरे साथ बोलिए, व्हाट डज द ब्रेकडाउन मीन्स, कैटाबॉलिज्म, और फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं. Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider respiratory pathway as amphibolic pathway rather than a catabolic one. और इसी की वजह से हम हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे कंसिडर करते हैं, ना कि सिर्फ कैटाबॉलिक वन. ठीक है, क्योंकि हमने देखा हमारी बॉडी नीड के हिसाब से डेफर करती है. कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है, इन शॉर्ट मेटाबॉलिज्म भी होता है. ठीक है, आई होप ये डायग्राम भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. अच्छे तरीके से, नथिंग, सिर्फ डायग्राम्स को बड़ा समझने लायक, ज़्यादा कुछ नहीं है. अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, हमारा जो लास्ट टॉपिक है. एंड आई नो कि भाई ये क्वेश्चन है कि क्यों, व्हाट डज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मीन. लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. हम ना भी रेस्पिरेशन को एक डिफरेंट एंगल, एक डिफरेंट लेंस के थ्रू देखने वाले, एक डिफरेंट चश्मे के थ्रू देखने वाले. कैसे, देखिए. ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए. लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. एज यू मे नो, during aerobic respiration oxygen is consumed and CO2 is released. हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम होता है एंड CO2 रिलीज होता है. देखा था कि नहीं, देखा था, बिल्कुल देखा था, राइट. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to the volume of O2 consumed is the respiration is called as respiratory quotient. तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है, उसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकला है और कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ है. इन दोनों के डिवीजन को हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं. ठीक है, The respiratory question depend on the type of respiratory substrate used during respiration. ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस है कि ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का कुछ तो वैल्यू होगा, isn't it? ये वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, ये वैल्यू डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है. तो देखिए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से पता क्या चलेगा, एफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा ना, कि हमारे बॉडी कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है. क्यों, जैसे कि देखिए, व्हाट इफ हमारा ना CO2, व्हाट इफ देखिए हमारा ना ऑक्सीजन कम कंज्यूम्ड हुआ है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ है. व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, कि बहुत कम ऑक्सीजन की कंजम्पशन से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है. तो RQ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बॉडी की एफिशिएंसी, कि वो किस एफिशिएंसी पे काम कर रहा है. ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि अलग अलग वैल्यूज पे रिप्रेजेंट की है, बताने के लिए सबस्ट्रेट वाइज की, हर सबस्ट्रेट की, व्हाट इफ अगर आपका सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है, उनकी एफिशिएंसी कैसे डिफर करती है, उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में वही बताया. तो व्हेन द कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड द RQ इज 1. क्या मतलब कि जितना कंज्यूम हुआ उतना ही इवॉल्व हुआ, मतलब 1 है.
तो जब कार्बोहाइड्रेट यूज होता है तो उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, 1 होती है, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 आर इवॉल्व एंड कंज्यूम। क्यों 1 है, क्योंकि जितना हमने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ। इसी की वजह से कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है। एंड मेक श्योर आपको याद रहे कि RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1। क्यों याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आते हैं भाई, और क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओ अभी फैट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये वही इन्होंने बताया है कि हमने कैसे RQ कंज्यूम किया, क्योंकि कैसे RQ कैलकुलेट किया है। जैसे कि हमारा ये रिएक्शन है कि अगर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, तो ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है। इसी की वजह से इनकी RQ क्या है, 1 है। ऑन द अदर हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन द फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, कि जब फैट्स को हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, द RQ इज लेस देन 1। तो RQ क्या होता है, लेस देन 1। सो हमारे फैट्स का RQ क्या होता है, लेस देन 1 होता है। सो व्हेन द फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, द RQ इज लेस देन 1। आपको एसोसिएशन रीजनिंग देगा, मोर देन 1 कर देगा, आपका -5 लेके चला जाएगा। सो मेक श्योर ये सब पता हो आपको। कैलकुलेशन फॉर द फैटी एसिड, एग्जाम्पल लिया है ट्राइपार्मेटिक एसिड। इफ यूज एज अ सबस्ट्रेट, तो आपको दिखाया हुआ है कि कैसे ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हुआ है, एनर्जी रिलीज कम हुआ है, ठीक है। दैट इज वाई 0.7। तो ये रिएक्शन है, ये फॉर्मूला है ट्राइपार्मेटिक एसिड का। 145 ऑक्सीजन नीड हुआ है, 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। तो दिस इज नथिंग बट लेस देन 1, यानी कि 0.7। तो आपको पता होना चाहिए कि RQ ऑफ फैट इज लेस देन 1। दैट मीन्स अगर मैं और भी अप्रोप्रिएटली बोलूँ तो 0.7, ठीक है। When proteins are used, when the proteins are respiratory substrate, then the ratio would be 0.9। कि अगर प्रोटीन्स यूज हो रहा है तो उनका रेस्पिरेटरी रेशियो कितना होगा, 0.9। तो मैंने कैसे याद रखा था 0.9, प्रोटीन का जो P है उसको अगर मैंने उल्टा कर दिया तो दैट इज 9। तो पता होना चाहिए कि प्रोटीन का 9 होता है। सिमिलरली फैट, देखो ना, F फैट, उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0.7। तो F को उल्टा किया तो 0.7 हो गया। तो दोनों भी याद करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है कि अगर फैट दिखा तो 0.7, अगर प्रोटीन दिखा तो 0.9। What is important to recognize is that in living organisms often more than one pure proteins, अभी प्योर प्रोटीन्स की बात कर रहा है, और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कि प्योर फॉर्म ऑफ एनीथिंग इज नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन 1। कि देखा जाए लिविंग सिस्टम में ये देखा जाए तो मोर देन 1 होता है, और प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स फैट्स कभी भी यूज नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट योर चैप्टर कंटेन्स। तो अगर हमने चैप्टर को थोड़ा ऊपर से देखा तो हमें चैप्टर बड़ा छोटा लगेगा। अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो क्या समझा हमने, रेस्पिरेशन को समझा। लेट अस 5-10 मिनट पूरा समराइज कर लेते हैं। What this chapter was all about, respiration in plants के बारे में पढ़ने वाले थे, यानी कि हम कैसे अपने खाने के अंदर से ATP का निर्माण करते, कैसे एनर्जी को डिराइव करते। हमने देखा कि बहुत ही 2 प्रकार के एनर्जी डेरिवेशन के मेथड होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। प्रेफरेंशियल एरोबिक होता है, नॉन प्रेफरेंशियल एनारोबिक, प्रेफरेंशियल एरोबिक होता है एंड नॉन प्रेफरेंशियल एनारोबिक कंडीशन होती है। क्यों एनारोबिक कंडीशन को लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी प्रोडक्शन बड़ा ही कम है, ठीक है। हमने कंपैरिजन भी देखा था। एरोबिक को समझा जाए तो एरोबिक का नाम लेते ही हमारे माइंड में ऑक्सीजन आता है, क्योंकि ऑक्सीजन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है, यहाँ पे एक रोल होता है, वो हम समझेंगे। देन हमने 2-3 प्रोसेसेस पढ़ा कि कैसे एंटायर प्रोसेस वर्क करता है। ग्लाइकोलिसिस को समझा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को समझा, TCA समझा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को समझा, क्रैब साइकिल विच इज ऑल्सो नोन एज क्रैब साइकिल, एंड देन हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझा। इसके दौरान हमें दिखा कि हमें ATP का प्रोडक्शन हुआ। ATP का प्रोडक्शन होने के बाद हमने पूरा समझा, उनके बीच का कंपैरिजन समझा कि एरोबिक कितना होता है, एनारोबिक कितना होता है। एनारोबिक को हमने एक और नया नाम दे दिया, फर्मेंटेशन। एनारोबिक को हमने एक नया नाम क्या दिया, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को भी समझा, उनके बीच में कंपैरिजन किया। देन हमारे पास टॉपिक है एम्फीबोलिक पाथवे का। व्हाट डज एम्फीबोलिक मीन, कि हमारे जो प्रोसेस है
वो लिमिटेड नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ रेस्पायर करेगा, हम सिर्फ एनर्जी हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही डिराइव कर सकते हैं, नॉट दैट। हम एनर्जी हर एक सबस्ट्रेट से डिराइव कर सकते हैं, बट उनकी एंट्री का पोजीशन डिफर करेगा, हमने वो देखा। एम्फीबॉलिक पाथवे के अंदर हमने क्या समझा कि हमारे जो सिस्टम है उसमें सिर्फ जो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द ब्रेक डाउन, ताकि हम एनर्जी डिराइव कर सके। इसलिए लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट एक्चुअली में जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान ब्रेकडाउन तो होता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोड्यूस भी करती है, एनाबॉलिक पाथवे भी शो करती है। इसी की वजह से अगर मुझे अप्रोप्रिएटली डिफाइन करना पड़े रेस्पिरेशन को तो इट इज़ एम्फीबॉलिक पाथवे। देन हमने समझा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये क्यों हमने निर्माण किया, भाई ये क्वेश्चन की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें 0.7 0.91 याद करने के लिए प्रेशराइज किया, बिकॉज एफिशिएंसी को जान सके। हर ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, भले उनका तरीका सेम हो, लेकिन वो किस एफिशिएंसी से अपना प्रोडक्शन कर रहे एटीपी का वो डिफर करती है। और एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है कि एक ऑर्गेनिज्म कितना एक्टिव हो सके, जितना वो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होगा वो उतना ही सुप्रीम होगा, राइट, इन नेचर में। तो इसी की तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा ड्रामेटिक है, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव वाइब देता है, बट ट्रस्ट मी दिस चैप्टर इज द मोस्ट अमेजिंग, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बताया था, पार्ट 1 में भी बताया था कि बच्चे छोड़ जाते हैं। पीपल ऑफन थिंक कि इसको ये चैप्टर को छोड़ दो, बट ट्रस्ट में क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया तो ऑफकोर्स अब मान लेना कि हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन भी एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि नीट को भी पता है कि ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, इसके डीप में जाएंगे तो बहुत ही डीप में जाएंगे, इसलिए वो एनसीईआरटी के बाहर तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर वो एनसीईआरटी के बाहर गए तो इट्स लिमिटलेस, उसके पास कुछ लिमिट ही नहीं है, किधर से भी पूछ सकते हैं, और ऐसा हमारे पेपर में यूजुअली नहीं होता है। सो मेक श्योर यू स्टिक योरसेल्फ टू एनसीईआरटी, उसके बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, याद करने वाला ज़्यादा है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, इसीलिए कंप्लीट दिस चैप्टर। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, मेक श्योर आप 2-3 बार देखिए, कुछ नहीं जाने वाला है, बट एक बार याद हो गया ना, ट्रस्ट में आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि ये चैप्टर जितना डरावना है उतना ही बोलते ना इनवॉलेटाइल है, बिल्कुल भी आपके दिमाग से उड़ेगा नहीं, वो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। नहीं याद हो रहा है, डू नॉट पैनिक, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, पीपल ऑफन फील कि छोड़ देते, डोंट डू दैट, पैनिक मत होना। 10 days 15 days 20 days देना, कभी ना कभी तो याद होगा ना, आपके एग्जाम से पहले तो पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। डू दैट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, बताइए, रीड कीजिए चैप्टर, एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, डायग्राम्स बनाओ, मेक योर पर्टिकुलर बायोलॉजी मोर इंटरेस्टिंग, और प्लीज़ इसके भरोसे मत रहना कि बायो इजी है, बायो की वजह से मैंने इस फील्ड को चूज़ किया है तो मैं एट द एंड जाके पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता है। योर बायोलॉजी कंटेन 50% ऑफ योर नीट का पेपर। मेक श्योर कि अगर आपने इसका 360 on 360 ला दिया तो यू आर ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ अहेड। पीपल सभी को पसंद है, जितने भी 25 लाख स्टूडेंट अगर पेपर देना सभी को बायो पसंद है, इसकी वजह से उन्होंने ये फील्ड लिया है, बट नॉट एवरीबडी कुड क्लियर इट, क्योंकि उनका वीक पॉइंट ये होता है कि लास्ट में कर लेंगे ना, इजी चैप्टर है, लास्ट में मत करना, डू इट विथ केमिस्ट्री फिजिक्स उनके साथ में कीजिए, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस, एंड तक मत छोड़ना, डू इट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन, क्या बोल रहे